हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, क्या होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए, सबसे पहले फोर्सेस क्या होते हैं इनकी स्टडी हम करते हैं। फोर्सेस क्या होते हैं, हम अपने आसपास फोर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। फोर्स तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दे। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दे। एग्जांपल जैसे मान के चलिए, ये मार्कर अगर यहाँ पे रखा हुआ, हम इसको थोड़ा सा इधर खिसका दें तो कैसे खिसकाया, हमने फोर्स लगाया, हमने फोर्स इस पर अप्लाई किया, यानी एक एफर्ट लगाया इस पर जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे, उसको फोर्स कहते हैं। हम अपने आसपास अपने नेचर में बहुत सारे फोर्स देखते हैं, हम नेचर में बहुत सारे फोर्स देखते हैं अपने आसपास, डेली हम बहुत सारे फोर्स देखते हैं और उन फोर्स के बारे में उनको अलग अलग नाम दिए गए। ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी ये बहुत सारे फोर्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इनको, इन सारे फोर्सेस को हम देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखते हैं, इसके बारे में हम पढ़े भी हैं थोड़ा बहुत, कि अगर जैसे ये मार्कर को अगर हम नीचे से छोड़ दें तो ये जिस फोर्स की वजह से नीचे गिरा यही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं तो एक दूसरे पे खिसकते हैं तो उनके बीच एक अपोजिंग फोर्स लगता है, इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स, किसी स्ट्रिंग को अगर हम खींचें तो उसमें जो फोर्स होता है वो टेंशन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स, देखिए हम देखते हैं कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है, ये सारे इलेक्ट्रिक फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे फोर्सेज हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अब फोर्स तो हम बहुत सारे देखते हैं और सबकी स्टडी भी करते हैं। तो ये देखा गया, यानी साइंटिस्टों ने ऐसा सोचा कि हम हर जगह इन फोर्सों की स्टडी कर रहे हैं, क्या इनमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो सेम है, क्या ये फोर्स एक ही फोर्स से बने हुए हैं या सब अलग अलग फोर्स हैं। यानी साइंटिस्टों ने जब इन फोर्सों की स्टडी की, इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्सेज हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्सेज अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि हम इतने सारे फोर्स डेली देख रहे हैं, ये सारे फोर्स एक ही से जनरेट हुए कि सारे अलग अलग फोर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी में कोई इक्वलिटी है या सब डिफरेंट है। यानी ऐसा साइंटिस्टों ने स्टडी करना सोचा। यानी साइंटिस्टों का मानना ये था कि इन सब को किसी सिंगल फोर्स से डिफाइन कर दिया जाए। यानी साइंटिस्ट ऐसा सोचने लगे कि ये सारे जो फोर्सेस अपनी डेली लाइफ में हम देख रहे हैं, इनको किसी सिंगल फोर्स से डिफाइन किया जाए, सिंगल प्रिंसिपल से डिफाइन किया जाए। आपने पढ़ा है यूनिफिकेशन, याद करिए, हमने यूनिफिकेशन बताया था कि यानी अलग अलग फिनोमेना को एक ही प्रिंसिपल से डिफाइन करना ही यूनिफिकेशन है। तो इतने सारे फोर्स तो देखे गए, अब कोशिश ये की जाने लगी कि इन सारे फोर्सेस को एक ही प्रिंसिपल यानी एक ही फोर्स से डिफाइन किया जा सके। मतलब ये स्टडी की जाने लगी, इस पर रिसर्च होने लगी कि ये सारे फोर्स एक ही हैं कि सब अलग अलग हैं। तो जब स्टडी इस पर की गई तो ऐसा पाया गया कि मेनली दो फोर्सेस हैं। ऐसा पाया गया कि मेनली कितने फोर्स हैं, दो फोर्सेस, और वही दोनों फोर्सेस मिलकर ये सारे फोर्स बनाते हैं। यानी वही दोनों फोर्स मेन दो फोर्सेस हैं और अलग अलग जगह जब वो फोर्सेस यूज होते हैं तो अलग अलग उनको नाम दे दिया जाता है। कौन से दो फोर्स हैं? तो पहला फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स, पहला फोर्स तो ग्रेविटेशनल हुआ, और दूसरा फोर्स हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी ये माना गया कि दो तरह के फोर्स होते हैं मेनली, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसा माना गया कि मेन यही दो फोर्स हैं और इन फोर्सेस को जब अलग अलग ये फोर्स जब अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं तो इनको अलग अलग नेम दे दिया गया, इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। यानी मेन यही दो फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? लेकिन ये जो फोर्स थे कौन सी ब्रांच में थे? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या था? हमने फिजिक्स की दो ब्रांचें पढ़ी, एक माइक्रोस्कोपिक और दूसरी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो था जिसको हम देख सकते थे, वो माइक्रोस्कोपिक था, और जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते थे। तो अभी ये सारे फोर्स जो हम देख रहे थे, ये अपनी डेली लाइफ में हम इनको देख रहे थे, इन सारे फोर्सेस को। तो ये सारे फोर्स कौन सी ब्रांच के थे? माइक्रोस्कोपिक के। यानी शुरुआत यहीं से हुई, शुरुआत वहीं से हुई जिसको हम देख सकते थे। तो इन फोर्सेस को हम देख सकते थे अपनी डेली लाइफ में, इन फोर्सेस को हम देख सकते थे, इनको महसूस कर सकते थे। तो ये सारे फोर्स माइक्रोस्कोपिक के थे और ये माना गया कि माइक्रोस्कोपिक ब्रांच में, यानी अभी ये माना गया कि ये सारे फोर्स इन्हीं दो फोर्सों से मिलकर बने हैं। यानी मेन यही दो फोर्स हैं,
मेन यही दो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मेन ये दो फोर्स हैं और इन्हीं फोर्सेस से सारे फोर्स मिलकर बने, ऐसा पता चला। उसके बाद स्टडी और बढ़ी, और जब स्टडी की गई तो ये दो फोर्स माइक्रोस्कोपिक के बने, तो दो ही फोर्स माइक्रोस्कोपिक ब्रांच में भी मिले, यानी माइक्रोस्कोपिक में भी बहुत सारे फोर्स थे। जिस तरह से इसमें बहुत सारे फोर्स मिले और इन सबका मेन ये दो फोर्स थे, उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक ब्रांच में भी जब स्टडी की गई, माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उस पर जब स्टडी की तो उसमें भी बहुत सारे फोर्स मिले। लेकिन उन फोर्सों में भी यही पाया गया कि उसमें भी मेन दो ही फोर्स हैं, उसमें भी मेन दो फोर्स हैं, इन्हीं दो फोर्सों से सारे फोर्स मिलकर बने। अब उसमें कौन कौन से मेन दो फोर्स हैं? तो एक फोर्स था वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक था वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और अगला फोर्स था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह से मेनली केवल 4 फोर्सेस थे, यानी 4 फोर्स मेन थे। इनको कहा गया फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल इसलिए कहा गया क्योंकि ये बेसिक फोर्स थे, मेन फोर्स थे। अब जितने भी इसके अलावा जितने भी फोर्सेस थे वो इन्हीं फोर्सों से मिलकर बने थे, या फिर यही फोर्स जब अलग अलग जगह यूज होते थे तो उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। यानी मेन यही 4 फोर्स थे, यही चारों फोर्स जब अलग अलग जगहों पर यूज हुए तो इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। शुरुआत के 2 फोर्स जो थे वो मैक्रोस्कोपिक वर्ड के थे, मैक्रो मतलब जिनको हम देख सकते थे अपनी नॉर्मल आई से। लास्ट के 2 फोर्स थे वो माइक्रोस्कोपिक, यानी ये वाले 2 फोर्स आपके जो थे वो मैक्रोस्कोपिक के थे, ये मैक्रोस्कोपिक वर्ड के थे। और लास्ट के जो 2 फोर्स थे ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड के थे। माइक्रोस्कोपिक समझते होंगे आप, ये चीज़ हमने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। जिसको ना पता हो वो पिछले लेक्चर को देख ले, एक बार हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक वो थे जिनको अपनी नॉर्मल आई से देख सकते थे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, उन सारे फिनोमेना को माइक्रोस्कोपिक कहा गया। माइक्रोस्कोपिक वो थे जिनको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे फिनोमेना माइक्रोस्कोपिक थे। तो इस तरह से ये पाया गया कि इस नेचर में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही मेन फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। केवल ये 4 फोर्स हैं, इन्हीं 4 फोर्सों से मिलकर बाकी सारे फोर्स बने हुए, इन्हीं 4 फोर्सों से मिलकर बाकी सारे फोर्स बने हुए। मतलब यही 4 फोर्स जब अलग अलग जगह यूज होते हैं तो उनको अलग अलग नाम दिया गया। मेन यही 4 हैं, ये जब अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं तो उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। क्लियर? तो फंडामेंटल फोर्स कितने हैं? फंडामेंटल फोर्स 4 हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। शुरुआत के जो 2 फोर्स थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ड के थे, जबकि लास्ट के 2 फोर्स थे, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड के थे। क्लियर? देखिए बेटा, पहला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स? इसकी स्टडी न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने इसका रिसर्च किया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हैं, कोई भी 2 बॉडी अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ऐसा न्यूटन ने कहा। जिनके पास मास हो, न्यूटन ने कहा ऐसी कोई भी 2 बॉडी जिनके पास मास है और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ऐसा न्यूटन ने कहा। और यही फोर्स था ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन ने कहा कि कोई भी 2 बॉडी जिनके पास कुछ ना कुछ मास है, अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही ग्रेविटेशन फोर्स कहा गया। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा गया? ग्रेविटेशन फोर्स। यानी इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ये देखिए, अब ये वर्ड क्यों जोड़ा गया? ये यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स अप्लाई होता है। ये पूरी यूनिवर्स में ये फोर्स अप्लाई होता है, हर जगह ये फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। अब न्यूटन ने कहा क्या ये होता कितना है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर कोई भी 2 बॉडी हैं, न्यूटन ने ऐसा बताया कि अगर कोई भी 2 बॉडी हैं जिनके पास अपना कुछ ना कुछ मास है m1 और m2, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई है, अगर ये बॉडी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई है तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। यानी ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर
अट्रैक्ट करने लगेंगी। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये दोनों बॉडी के मास m1 और m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन रहेगा, इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट जुड़ेगा। यहाँ पे g एक कांस्टेंट है, वेयर g इज अ कांस्टेंट इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g एक कांस्टेंट है, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। देखिए अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब थोड़ा सा शॉर्ट आप समझ लीजिए, बाकी अभी आगे क्लास 11th में ही आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उस पूरे टॉपिक में ये फॉर्मूला कहाँ से आया पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तो सिर्फ बताया जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का भी कोई फोर्स होता है। अभी 11th में ही आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आया, ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी तो आप इतना समझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। यानी कोई भी दो बॉडी जिनके पास मास है, कोई भी दो बॉडी अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं, अगर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इनके बीच एक फोर्स लगेगा जो इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और ये सब जगह पाया जाता है, ये सब जगह पाया जाता है। इसकी रेंज इन्फिनाइट होती है, बहुत ज़्यादा इसकी रेंज होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ देखिए, दो प्रॉपर्टीज सबसे मेन है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये लॉन्ग रेंज का फोर्स है, इसकी रेंज कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट यानी नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ये दो मेन प्रॉपर्टी हैं इसकी, यानी इसकी रेंज इन्फिनाइट होती है। रेंज इन्फिनाइट का मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं कि अर्थ जो होती है वो किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ से अगर इस मार्कर को हम नीचे छोड़ दें तो ये नीचे ही गिरेगा, ये अर्थ पे ही गिरेगा जाके। अगर हम किसी प्लेन पे उड़ रहे हो, अगर हम किसी प्लेन पे उड़ रहे हो वहाँ से किसी इसी मार्कर को वहाँ से छोड़ते तब भी वो अर्थ पे ही गिरता। यानी जब हम अर्थ के सरफेस के पास हैं तब भी अर्थ ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, और जब अर्थ के सरफेस से बहुत ही हाइट पे हम किसी प्लेन वगैरह में हो वहाँ से इस मार्कर को छोड़ा तब भी अर्थ ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। यानी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। कभी भी ये फोर्स रिपल्सिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ r के पास स्क्वायर है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे r के पास स्क्वायर और अपॉन में मतलब इनवर्स में, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इस फोर्स की रेंज बहुत ही लॉन्ग रेंज का होता है, यानी इन्फिनाइट रेंज का होता है। इसका अट्रैक्शन, इसका जो रेंज है वो नियर अबाउट इन्फिनाइट है, लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। कोई भी यानी दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कोई भी दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, हमने जैसे कहा कि ये दो बॉडी हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे रखी हुई है, इनके पास अपना कुछ ना कुछ मास है m1 और m2, तो जाहिर सी बात है इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अब इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनके आसपास कोई दूसरी बॉडी भी है, ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। मान के चले यहाँ पे हम कोई दूसरा पार्टिकल लग दें और हम तब बोलें कि ये फोर्स कम या ज़्यादा हो जाएगा, या फिर यहाँ कोई पार्टिकल लग दें हम बोले फोर्स कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी दो बॉडी के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसी तीसरी बॉडी के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, किसी दूसरी बॉडी के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स नोन इन नेचर, यानी जितने भी फोर्स नेचर में हमें पता है, जितने भी फोर्स का मतलब अभी हमने 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़े, उन चारों फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, ये याद रखिए। ये कुछ पॉइंट फिक्स हैं। पहला चीज़, सबसे ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, इसकी रेंज इन्फिनाइट है और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स यानी ये अंदर की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये कंजर्वेटिव है, ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ खासियत हैं। एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी बॉडी को अगर हम अर्थ की तरफ छोड़ें तो वो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, पहला तो एग्जाम्पल इसका यही हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। हम लोग सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजते हैं, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, उसका भी रीज़न ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी नियर अबाउट लगभग बहुत सी जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़फुल है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा आप।